कई बार ऐसे होता है कि हम किसी का भला कर रहे होते हैं, लेकिन वो भला जो है वो हमारे गले पड़ जाता है। उसने अपनी सहेली को 10 लाख रुपए इकट्ठे किए और उसको दे दिए, और 2 महीने के बाद पता चला कि वो पैसे नहीं मिल रहे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान, और आज मैं आपसे जो कहानी शेयर करने जा रहा हूं ये इस्लामाबाद में रहने वाली एक लड़की की है, जो कि बाद में यूके चली जाती है। अब ये बच्ची जो है जब पैदा होती है तो पैदा होते वक्त ही इसको वालिद जो है उनको एक अच्छी नौकरी मिल जाती है, और इसके वालिद इसको लकी के नाम से पुकारना शुरू कर देते हैं। नाम तो उसका कुछ और था, वो मैं यहाँ पर आपको बताना नहीं चाहता, लेकिन उसको लकी के नाम से बुलाना शुरू करते हैं कि मेरी बेटी ये लकी है, इसकी वजह से मेरी नौकरी लग गई, और उनके हालात जो हैं बहुत अच्छे हो गए। अब ये बच्ची जो है पढ़ लिख रही थी, जैसे इसकी तालीम मुकम्मल हुई, और इसकी एक खाला थी, खाला का एक बेटा था जो कि 12 क्लास ख़त्म करने के बाद यूके चला जाता किसी ना किसी तरीके कोई कोर्स करने के लिए, इस तरह से। अब वो यूके पहुंच जाता है, वहाँ पर काम कर रहा होता है, और इसकी लकी की वालदा और इसकी जो खाला है दोनों बैठी हैं और आपस में बातचीत कर रही हैं, और ये दोनों बहनें मिलकर कहती हैं कि क्यों ना लकी की शादी उसके कज़न से कर दी जाए। अब लकी बताती है कि मेरी अपने कज़न से कभी कोई ख़ास किसी मौजू पे बात नहीं हुई थी। मेरी अम्मी ने घर आके बताया कि इस तरह से तुम्हारी खाला कह रही तुम्हारी शादी उससे कर दें, तो मैंने उनसे कहा कोई बात नहीं, जैसे आप कहते हैं वैसे कर लें, कोई मसला नहीं है। अब कुछ वक्त के बाद लकी पाकिस्तान आया और उससे उसकी वालदा ने बात की, उसने भी हाँ कर दी, और इसी छुट्टी के दौरान हम दोनों का निकाह कर दिया गया। अब मैंने पहली बार जब लकी को देखा, कुछ 7-8 साल के बाद देखा था। अब लकी मुझे बहुत खूबसूरत लगा, बड़ा हैंडसम और बड़ा प्यारा लग रहा था, चेहरे पर मेहराब, माथे पर, और 5 टाइम का नमाजी और दीनदार बंदा, बहुत ही अच्छा था। और हमारा निकाह हो गया, कुछ दिन हम साथ रहे। उसके बाद लकी जो है वो लकी का जो शौहर है वो यूके चला जाता है। अब यूके चला गया तो तकरीबन कोई 1.5-2 साल के बाद उसने अपनी बीवी के डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंप्लीट करके उसको वीज़ा भेज दिया। अब वीज़ा आया, लकी कहती कि मैं भी यूके पहुंच गई। जब यूके पहुंची हूँ तो एयरपोर्ट के ऊपर एक पूरी फैमिली जैसा सामान था, मुझे लेने के लिए आए हुए थे। मेरा शौहर भी था, और उनकी जो कम्युनिटी थी उसमें से भी कुछ लोग थे। और कहती कि मेरा शौहर जो है इस कम्युनिटी के अंदर बड़ा फेमस था, वो इसलिए कि ये मस्जिद की कमेटी जो है उसमें आगे पेश रहता था। बाकी जो भी इस तरह के काम होते थे उन सब में ये आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। अब सारे इलाके वाले इसको बड़े अच्छे तरीके से जानते थे। अब कहती कि सब के सब आए हुए थे। वहाँ से जब निकले हैं तो मैं घर पहुँची हूँ। घर पहुँचने के बाद अगले दिन मेरे लिए एक रिसेप्शन पार्टी रखी गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा वलीमा दोबारा हो रहा है। मुझे अच्छा सा ड्रेस पहनाया गया, मेरे लिए खाने बन रहे, मतलब पूरी कम्युनिटी वहाँ पर आई हुई है, और उस कम्युनिटी के साथ हमारी तस्वीरें बनी, सब कुछ हुआ। और शाम को जब हम घर आए तो लकी जो है, लकी कहती है कि मेरा जो शौहर है वो मुझे कहता कि इस कम्युनिटी में बहुत सारी औरतें तुम्हें मिलेंगी, तुमने किसी के साथ कोई फालतू बातचीत नहीं करनी, किसी को अपना नंबर नहीं देना, किसी के साथ कोई ऐसे रवाबत नहीं रखने के जो बाद में परेशानी का बायस बने। ये सारी औरतें, इनको बाहर की हवा लगी हुई है। अब लकी कहती कि मैंने अपने शौहर को बताया कि हमारे जो साथ वाली हमसाई हैं आंटी, उन्होंने मेरा नंबर ले लिया है, तो अब उसने कहा चलो ये तो ठीक है, लेकिन और किसी को ना देना। उसके बाद ये लोग अपने काम में लग गए। कोई 2-3 दिन गुजरे तो लकी जो है उसको उस हमसाई जो आंटी थी उसने एक ग्रुप में ऐड कर दिया। अब ग्रुप में ऐड किया तो उस ग्रुप के अंदर सारे वो तस्वीरें भेजने जो उस रिसेप्शन पे जो इनकी पार्टी रखी गई थी उस पर खींची गई थी तस्वीरें। तो शाम को जब लकी का शौहर आया तो उसने अपनी वो तस्वीरें दिखाई अपने शौहर को, बड़ा खुश होकर कि ये खुश हो जाएंगे कि ये देखो कितनी अच्छी तस्वीरें आई हैं हमारी। अब उसका शौहर जो है बजाय इसके कि वो खुश होता, उसने गुस्सा करना शुरू कर दिया। अब गुस्सा कर रहा है कि तुम्हें मैंने कहा था कि तुमने किसी को नंबर नहीं देना। अब वो बेचारी कहती है कि मैंने किसी को नंबर नहीं दिया, मैंने आपको बताया था कि मैंने उन आंटी को पहले ही नंबर दिया था, आपने जब कहा उसके बाद तो मेरी किसी से बात ही नहीं हुई। अब मैंने नंबर उनको दे दिया था, उन्होंने एक ग्रुप में डाल दिया है, वहाँ से ये सारी तस्वीरें आ गई हैं। अब कहती है उन्होंने बहुत गुस्सा किया, और इतना गुस्सा कि उनके मुँह से भी झाग निकल रही थी। मैं हैरान थी कि इसको हो क्या गया है। कहती फिर वो रात हो गई, सुबह हुई, सुबह उसने मुझसे माजरत की, उसने कहा मैं कुछ जज्बाती हो गया था, लेकिन तुम इन चीज़ों को समझो। कहती कि उसके बाद हमारे मामला चल रहे हैं, मैं कभी कभार घर पे फ़ोन कर लेती, कभी सहेली को फ़ोन कर लेती, और इवन के मेरे शौहर को मेरी सहेली से फ़ोन करना, मेरी वालदैन से फ़ोन करना भी पसंद नहीं था। वो कहता कि अपने काम से काम रखें, लोगों के साथ ज़्यादा तल्लुकात ना बनाएं। अब लकी कहती कि मैंने इस चीज़ को भी अवॉइड करना शुरू कर दिया। मेरी एक सहेली थी जो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में कॉलेज में मेरे साथ पढ़ती थी, और उस सहेली से मेरे बड़े अच्छे तल्लुकात थे। अब मैं उसको भी कैसे कहूँ कि मुझे फ़ोन ना किया कर। आखिरकार मैंने उसे फ़ोन करना कम कर दिया। उस तरह फ़ोन आना तो मैंने फ़ोन अटेंड ना करना, और उसने भी फिर मुझे फ़ोन करना कम कर दिया। अब एक रोज़ मेरे शौहर जो हैं वो ऑफ़िस गए हुए थे, और वो आंटी जिनको मैंने अब अपना नंबर दिया था वो मेरे लिए कढ़ी पका के ले आई।
दरवाजे पर दस्तक हुई, मैंने दरवाज़ा खोला तो वो कड़ी लेके खड़ी थी हॉट पॉट के अंदर और मुझे कहती मैंने तुम्हारे लिए कड़ी पकाई है। तो मैंने वो पकड़ी और उनको चाय पिलाई और उसके बाद वो चली गई। कड़ी मैंने टेबल पे रख दी। शाम को मेरे शौहर आए तो मैंने उनको रोटी दी। उन्होंने जैसे ही देखा कि कड़ी है, उन्होंने कहा ये किसने बनाई, आपने बनाई? कहती मैंने कहा नहीं मैंने नहीं बनाई। तो कहते फिर मैंने उनको बताया कि वो आंटी जो साथ वाली हैं वो दे गई हैं। अब इतनी बात करनी थी, उन्होंने पूरा सालन जो है उल्टा दिया नीचे और गालियां देनी शुरू कर दी। ऐसी ऐसी गंदी गालियां दे रहे हैं कि मैं हैरान थी कि ये एक नमाजी परहेजी बंदा इस तरह की बातें भी कर सकता है। अब कहती मैं उसकी गालियां सुन रही हूँ और हैरान हो रही हूँ। उसके बाद हम दोनों सो गए और सोने के बाद सुबह उठे, वो काम पे चले गए। इस तरह से सारा मामला चल रहा है। और फिर एक रोज़ हुआ क्या कि मैंने दरवाज़ा खोला है, दोपहर के टाइम दरवाजे पे दस्तक हुई तो उस कम्युनिटी में जितने भी 5-7 घर थे वो सारे अपने अपने घर से ना कुछ चीज़ें पका के लाए हुए थे, वो सारी औरतें जो है, और उनके साथ उनके हस्बैंड भी थे। जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया और मुझे कहती कि हमने तुम्हारे लिए सरप्राइज़ पार्टी रखी है। तो मैंने उनको अंदर बुलाया और बुलाकर अपने शौहर को फ़ोन किया। मेरे शौहर भी ऑफिस से आ गए। जब मेरे शौहर आए हैं तो आके उन्होंने ये सारी चीज़ें सब के साथ हंसी मजाक, मुझे कहते कि तुम भी कुछ खाने को ले आओ पका के। जो हमारे घर था मैं वो भी ले आया और सब ने मिल के एक दूसरे के घर से आया हुआ खाना जिसको जो पसंद था वो खाया और सब ने एक दूसरे की तारीफ़ें की। ये पार्टी रात देर तक चलती रही। मेरे शौहर ने मुझे कहा कि जाओ चाय बना के लाओ। मैं चाय भी बना के लाई, सब ने चाय पी। और उसके बाद जब सारे चले गए, जैसे ही शौहर ने दरवाज़ा बंद किया, पीछे वापस आए हैं तो आते ही वही आग बगोला, गालम गलोच, अजीब सी ज़ुबान। मैं हैरान, ये शख्स 10 मिनट पहले कैसा था और अब कैसा है। तो मैं बड़ी डर गई। अब मैंने हर कदम जो है फूंक फूंक कर रखना शुरू कर दिया। अगर मुझे कोई कॉल भी आती तो मैं पहले 100 बार सोचती कि इसको अटेंड करूं या ना करूं। मैं अपने घर वालों से, अपनी वालदा से, अपनी भाइयों से, बहनों से बात नहीं करती थी कि इन्होंने मना कर दिया। और ये शख्स मुझे अक्सर दीनी बातें सिखाता था कि इस तरह से है, तुम्हें शौहर की बात माननी है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। तो मैं ये सारी चीज़ें फॉलो कर रही थी। ऐसा ऐसा मैं उसके मुताबिक बनती जा रही थी। अब कहती कि एक रोज़ ये सारी चीज़ें जब हो रही थी ना तो मेरे पास टाइम गुजारने के लिए कोई सेटअप नहीं था। तो जब ये सुबह ऑफिस जाती तो मैं क्या करती थी, कोई ड्रामा लगा लेती थी यूट्यूब के ऊपर और पहली किस्त से लेके आगे देखना शुरू कर देती थी। कहती ऐसे ही मैंने कोई 3-4 दिन गुजरे और उसके बाद मुझे ये शाम को आगे जल्दी और मुझे कहते कि आओ तुम्हें आइसक्रीम खिला के लाऊं। हम आइसक्रीम खाने गए, वहाँ बैठे हुए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारा दिन कैसे गुजरता है। कहती मैंने उनको बताया कि इस तरह से मैं सुबह ड्रामा लगाती हूँ, उसकी 5-6 एपिसोड देखती हूँ, बीच में काम भी कर लेती हूँ और ड्रामा भी देख लेती हूँ। फिर शाम में आप आ जाते हैं, आपके साथ बातचीत होती है, फिर अगले दिन दोबारा बाकी की एपिसोड देख लेती हूँ। कहती मेरा इतना कहना था कि वो पब्लिक प्लेस पे बैठे हुए और मुझे बाजू से पकड़ा और घसीटते हुए गाड़ी की तरफ ले गए, गालियाँ निकाल रहे हैं और गाड़ी में धक्का दे के बिठाया और उसके बाद गाड़ी चलाई और घर आ गए। गाड़ी भी इतनी तेज़ चलाई कि अगर कहीं लग जाती तो शायद हम दोनों मर जाते। घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद इस शख्स ने मुझे मारना शुरू कर दिया, मेरे ऊपर हाथ भी उठाया कि तुम ये गंदे ड्रामे देख रही हो, तुम ऐसी चीज़ें देखो जो तुम्हारी इस्लाह करें, तुम्हारे इखलाकियात को अच्छा करें। कहती मैं रात रोते रोते सो गई और ये शख्स भी सो गया। सुबह जैसी हुई तो इस शख्स ने सुबह होते ही उठकर माफ़ी मांगनी शुरू कर दी, रो रो के माफ़ियाँ मांग रहा है। कहती मैंने उसे बहुत कहा कि मेरा तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, कुछ नहीं है, लेकिन वो कह रहा था तुम मुझे माफ़ कर दो। आखिर मैंने जान छुड़ाने के लिए उसे कह दिया कि हाँ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। उसके बाद वो चले गए ऑफिस और मैं घर के काम करने लग गई। लेकिन मैं परेशान थी कि वो लड़की जिसके घर वाले कहते थे कि तुम लकी हो और आज वो अनलक्की हुई खड़ी है। और उसके चंद दिनों के बाद फिर ये दोबारा घर आए टाइम से। इन्होंने मुझे पहले फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ, घर पे खाना बना के रखो, मैं खाना हम इकट्ठे खाएंगे। जब ये घर पहुँचे हैं तो इन्होंने दरवाज़ा बंद किया और पता नहीं इनको क्या हुआ। कहते घर कितना गर्म किया हुआ है तुमने, हीटर चलाए हुए हैं, ये किया हुआ है, वो किया हुआ है, बिल कितना आता है। कहती मैं फिर परेशान कि एक वक्त था कि जब मैं अपने माँ बाप के घर थी और हमारा घर सारा सारा दिन एसी और हीटर चलते रहते थे, हमें किसी ने कभी पूछा ही नहीं था। और यहाँ पर मैं यूरोप आके इस तरह की चीज़ें देख रही हूँ। मेरा शौहर छोटी छोटी बातों के ऊपर नोक टोक करता है। उसके बाद खाना खाया, खाना खाने के बाद हम सो गए। कुछ दिन गुजरे तो मैंने अपनी सहेली को फ़ोन किया। जब मैंने सहेली को फ़ोन किया कि उसको बताती हूँ कि मैं किस कंडीशन से गुजर रही हूँ, लेकिन मैंने क्या बताना था उससे पहले सहेली ने कहा कि मुझे भी तुमसे एक बात करनी है, मैं बड़ी परेशान हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? तो मेरी सहेली कहती कि मेरी वालदा जो है उसको कैंसर डायग्नोज हुआ है और उनके इलाज के ऊपर तकरीबन को 10 लाख का अखराजात हैं और मेरी वालदा की जो पेंशन है वो फंसी पड़ी है। वो कहते हैं कि 2 महीने के बाद आपका चेक क्लियर होगा, 34 लाख रुपए आने हैं और अगर तुम मुझे 10 लाख रुपए दे दो तो मैं 2 महीने के बाद तुम्हें वापस कर दूंगी। अब ये लड़की कहती है कि मैंने उसको कोई हाँ ना में जवाब नहीं दिया। मैंने कहा अच्छा मैं पता करती हूँ। अब उसने मुझे कहा कि अगर तुम कहती हो तो मैं भाईजान से बात कर लूँ। मैंने उसे मना कर दिया कि नहीं मैं खुद बात करूँगी। शाम हुई तो मेरे शौहर आए और जैसे ही वो खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद मैंने कहा कि मेरी जो फ्रेंड है पाकिस्तान में उसका कॉल आई थी। इतनी बात करनी थी कि उन्होंने मुझे
फिर वही सुनानी शुरू कर दी कि किसी से बात नहीं करते, ये है वो है, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। तो मेरी बात जो थी वो नहीं हो सकी, उन्होंने अपनी बातें सुनाई और सुनाने के बाद सो गए। अब मैं परेशान हूँ, 2-3 दिन गुजरे तो मैंने सोचा कि अब मैं वो जो आंटी साथ वाली आती है उनसे बात करूँ। मेरी सहेली की कॉल आई हुई थी, तो उसी कॉल के दौरान मैंने आंटी को भी कॉन्फ्रेंस कॉल पे लिया और उनसे मैंने कहा कि इस तरह से मेरी ये फ्रेंड है, इस पर लाइन पे हैं, इनकी वालदा बीमार है और उनके 2 महीने के बाद चेक क्लियर होना है, इनको 10 लाख रुपए चाहिए आंटी, अगर आप कहीं से अरेंज कर दें। उन्होंने कहा मेरे पास 10 लाख तो नहीं होंगे, लेकिन मैं फिर भी कुछ ना कुछ करती हूँ। लेकिन मैंने उन्हें सख्ती से कहा कि ये चीज़ मेरे शौहर को ना पता चले, मेरे शौहर गुस्से के बहुत तेज़ हैं और फिर ये ना हो कि मेरा घर ख़राब हो जाए। आंटी ने मुझे तसल्ली दी और उसके बाद उन्होंने अपनी जो जानने वाली थी उन सबसे बात की, किसी ने 100 किसी ने 200 मतलब पाउंड दिए और इस तरह से तकरीबन कोई 10 लाख की अमाउंट जब इकट्ठी हो गई उन्होंने मुझे दी। और मुझे दी तो मैंने कहा आंटी इसे आप ही ट्रांसफ़र करेंगे, मैं करूँगी तो मेरे शौहर पूछेंगे किसको किए, कहाँ गए, क्यों गए, तो ये आपको 2 महीने के बाद वापस आ जाएंगे सीधे आपके पास ही। और इसी अमाउंट में कुछ ऐसी अमाउंट भी थी जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ वो चैरिटी की थी, उन्होंने कहा जी हमारी तरफ से ये आपको गिफ्ट है, आपने वापस नहीं करने। पैसे लड़की को पहुंच गए, उसने अपनी माँ का इलाज करवाना शुरू किया और हुआ क्या कि 1.5 महीने के बाद उसकी वालदा का इंतकाल हो गया। बजाय इसके कि वो ठीक होती, वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। अब कहती मैं खामोश थी और उधर से 2.25 महीने गुजर चुके थे। आंटी ने ऐसी सरसरी सी एक दिन बात की कि बेटा वो पैसों का क्या बना। तो मैंने आंटी को बताया कि इस तरह से उसकी वालदा की डेथ हो गई है, तो मैं उससे बात नहीं कर पा रही हूँ, कोई 10 एक दिन का टाइम और दें ताकि वो सदमे से थोड़ा बाहर निकले, फिर मैं बात करूँ। 10 दिन गुजरे हैं और उसके बाद मैंने आंटी अपनी सहेली को फ़ोन किया, उससे पूछा तो सहेली बताती कि अम्मी की जो पेंशन वाली फ़ाइल थी वो कहीं आगे पीछे हो गई है, मिसप्लेस हो गई है, अब वो नहीं मिल रही, ये काम लंबा हो गया है और मैं खुद बहुत परेशान हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हें 2 महीने का कहा था लेकिन अभी तक तुम्हें पैसे नहीं दिए और इधर आंटी के पैसे देने हैं, मैं भी परेशान हूँ। अब ये लड़की कहती कि अगर किसी ने पैसे मुझसे मेरे शौहर के होते हुए मांग लिए तो मैं क्या करूँगी, मेरा शौहर तो वो है जो पहले से ही बड़ा अजीब व गरीब अब ख्यालात का मालिक है। तो ये इस लकी की कहानी थी। अब इस लड़की को क्या करना चाहिए? और ये शख्स जो वहमी मरीज़ है और इसके साथ हर रोज़ कोई ना कोई ज़्यादती, कोई ना कोई बातचीत इस तरह की करता है जिससे दिल दुखे, इसके लिए आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि उस लड़की को ये उधार कैसे चुकाना चाहिए। और दूसरी बात ये कि दूसरों की हेल्प करें, ज़रूर करें, लेकिन हेल्प इस तरह से करें कि कभी आपके लिए परेशानी ना बने। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। नंबर है 03002520 629। अल्लाह हाफ़िज़।